हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम हूप। आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है तो उसका नाम किस तरीके से लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम उसका किस तरीके से लिखते हैं, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए जो भी रूल्स होते हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली किसी भी कंपाउंड का जब आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है तो उसको मेनली 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, जनरल रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब कोई भी आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड दिया गया है जिसका आईयूपीएसी नेम आपको लिखना है तो उसके लिए मेनली जो 5 पार्ट है वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। जब आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है तो सबसे पहले जो पार्ट होता है वो होता है वर्ड रूट। इनके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। वर्ड रूट, सबसे पहले आपको वर्ड रूट खोजना आना चाहिए किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखते टाइम। ठीक है, वर्ड रूट उसके बाद में हम यूज करते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वर्ड रूट के बाद में हम लिखते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स को हम बोलते हैं अनुलग्न। ठीक है, इसके बाद में हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब जो वर्ड रूट है, देखो 3 पार्ट आपके हो गए। वर्ड रूट से पहले क्या क्या लिखा जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखो इधर आपने प्राइमरी सफिक्स लिखा है तो इधर आपको लिखना है प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स, और प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले आएगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उनके बारे में हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल्ड स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड रूट क्या होती है। ठीक है, वर्ड रूट, तो वर्ड रूट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी जब नेम लिखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल चेन निकालते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर रूट चेन निकालते हैं। रूट चेन क्या होती है, जैसे आपके पास में कोई भी एक, मैं ऐसे ही कंपाउंड ले रहा हूं, अभी उसका नाम लिख के बताता हूं आपको मैं। आपके पास में एक कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब हम रूट चेन निकालेंगे, रूट चेन का मतलब होता है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला या सबसे लंबी कार्बन चेन जो होती है उसको हम रूट चेन कहते हैं। बशर्ते ध्यान रखना जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होती है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में आपने, जैसे इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो उसको साथ में आपने ऐड कर दिया, ऐसा नहीं, कंटिन्यूस होनी चाहिए, एक चेन के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबसे पहले रूट चेन निकालते हैं, और रूट चेन में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको भी रूट चेन में साथ में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो वर्ड रूट में हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की जो रूट चेन होती है उसमें नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट कितने हैं उसके बारे में हम वर्ड रूट में लिखते हैं। ठीक है, जैसे इसके लिए अगर हम कुछ लिखना चाहें तो लिखते हैं इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेम या फिर आईयूपीएसी नेम। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो रूट चेन है या फिर प्रिंसिपल चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसके बारे में वर्ड रूट के अंदर बताया जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present in प्रिंसिपल चेन। और प्रिंसिपल चेन क्या होती है, एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल चेन के बारे में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल चेन क्या होती है आपकी, longest continuous chain
ऑफ कार्बन एटम्स, longest continuous chain of carbon atoms containing functional groups, या फंक्शनल ग्रुप। आपके पास में कोई भी अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो जो प्रिंसिपल चेन होती है उसी में फंक्शनल ग्रुप को काउंट किया जाता है। और सबसे लंबी पॉसिबल चेन के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल, और लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, लॉन्गेस्ट पॉसिबल, जो भी जितनी भी सबसे लंबी पॉसिबिलिटी है वो चेन, ठीक है, कार्बन एटम्स की, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको भी काउंट करना है। जैसे अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, CH3, CH2, CH2, CH, CH3, COOH, ये आपके पास में कंपाउंड है। तो इसमें लॉन्गेस्ट ऐसा बोल सकते हैं प्रिंसिपल चेन कौन सी होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो फंक्शनल ग्रुप साथ में होना चाहिए प्रिंसिपल चेन में। तो देखो नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5, यहां तक अगर हम आएंगे तो 5 कार्बन की एक चेन बन रही है। क्या 5 कार्बन से ज्यादा कार्बन की भी कोई चेन है इस कंपाउंड में? तो दूसरी चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 की ये भी है। देखो ये वाली चेन है, ये भी 5 कार्बन की ही है। और जो ये चेन है ये भी कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की है, 5 कार्बन है। लेकिन हमने क्या बोला कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप साथ में होना चाहिए। इसका मतलब जो रूट चेन या प्रिंसिपल चेन होगी कौन सी होगी? जो लॉन्गेस्ट चेन है आपकी जिसमें COOH ग्रुप साथ में है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन, ठीक है। चलो इसको हम हटाते हैं। तो यहां तक आपने लिख लिया होगा आई थिंक। तो हम अब लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और उसके लिए पॉसिबल जो वर्ड रूट है वो हम क्या लिखते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं यहां पे नंबर ऑफ कार्बन, इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन्स लिखते हैं और यहां पे लिखते हैं वर्ड रूट, ठीक है। चलो नंबर ऑफ कार्बन, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है आपके पास में, ऐसी कंडीशन में हम वर्ड रूट यूज करते हैं मैथ। अगर 2 है ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं एथ। अगर नंबर ऑफ, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं, नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 आपके पास में तो हम वर्ड रूट यूज करते हैं प्रोप। 4 होने पे ब्यूट। अगर 5 कार्बन है आपके पास में नंबर ऑफ कार्बन, ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं पेंट। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है तब हेक्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन 7 है तब हम यूज करते हैं हेप्ट। अगर नंबर ऑफ कार्बन 8 है ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं ऑक्ट, ठीक है। यहीं तक लिखते हैं, आगे और बनाते हैं। नंबर ऑफ कार्बन सीधे लिखते जा रहा हूं मैं और उसके साथ में लिख रहा हूं अगर नंबर ऑफ कार्बन आपके पास में 9 है ऐसी कंडीशन में वर्ड रूट नॉन। 10 है ऐसी कंडीशन में डेक। 11 है तब अनडेक। 12 है ऐसी कंडीशन में डूडेक। नंबर ऑफ कार्बन अगर 13 है तो इसके लिए हम लिखते हैं ट्राइडेक। अगर 14 है ऐसी कंडीशन में टेट्राडेक, टेट्राडेक। अगर 15 है तो पेंटाडेक, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, इतने ही लिखेंगे, ठीक है, पेंटाडेक। अगर 16 है ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे हेक्साडेक, हेक्साडेक। और अगर नंबर ऑफ कार्बन्स 20 हैं इसको लिखेंगे हम आइकोस, ठीक है। तो देखो आपके पास में नंबर ऑफ कार्बन्स मेनली आपको 8 हो सकते हैं, 9 10 तक जा सकते हैं, हम इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। फिर भी अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन 20 तक भी मिल जाए ऐसी कंडीशन में आपको वर्ड रूट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, और ये क्या है यहाँ पे? वर्ड रूट।
मैं एग्जांपल्स आपको लिखाऊंगा, लेकिन मैंने अगर आपको वर्ड रूट, अकेले वर्ड रूट से हम किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको एक बार प्राइमरी सफिक्स के बारे में और बता देता हूं। और प्राइमरी सफिक्स के बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं जिसमें वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स से मिलकर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना हुआ है उसका हम नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे हमने वर्ड रूट के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी सफिक्स क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी सफिक्स के बारे में। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, तो आप देख सकते हो पहले वर्ड रूट के जस्ट आगे की तरफ हम प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं। वर्ड रूट से जस्ट आगे या वर्ड रूट के बाद में हम प्राइमरी सफिक्स के बारे में देखते हैं। तो मेनली प्राइमरी सफिक्स हमको यह बताता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड है। तो उसके लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि सेचुरेशन क्या होता है और अनसेचुरेशन क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले हम प्राइमरी सफिक्स के बारे में लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स is added after या फिर to the, किसके बाद में, वर्ड रूट के बारे में, to the word root and indicate whether the compound is saturated or unsaturated। ठीक है, तो ये क्या बताता है हमें, जो भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कंपाउंड लिया जिसका हम नाम लिख रहे हैं वो सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड है, इसके बारे में हमको प्राइमरी सफिक्स बताता है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको बता देता हूं, चलो मैं पहले बता देता हूं आपको प्राइमरी जो सेचुरेशन क्या होता है। सेचुरेशन और अनसेचुरेशन क्या होता है, सेचुरेशन और अनसेचुरेशन शॉर्ट में बताऊंगा आपको मैं यहाँ पे। ठीक है, सेचुरेशन का मतलब होता है जो भी आपने कार्बन चेन, सबसे पहले आप देखते हो प्रिंसिपल चेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल चेन या जो कार्बन चेन है उसमें अगर कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, वहां पे न तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और न ही ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसी कंडीशन में जो रिंग, जो कंपाउंड होता है आपका वो सेचुरेटेड कंपाउंड होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे लिखें ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट प्लस एंटी, इसका मतलब होता है प्रेजेंट। ठीक है, ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन्स इन आगे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल चेन। ठीक है, या फिर कार्बन चेन भी लिख सकते हैं, इन कार्बन चेन। ठीक है, इसके अलावा जो अनसेचुरेशन होता है, इसमें होता है कि जो आपने कंपाउंड लिया है उसकी जो प्रिंसिपल चेन है उसमें कम से कम एक या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसी कंडीशन में वो हमारा कंपाउंड होता है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी एक हो सकता है, कम से कम एक होना चाहिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बन चेन। ठीक है, इन कार्बन चेन। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं सेचुरेशन अगर है या सेचुरेटेड कंपाउंड है तो उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, और अनसेचुरेटेड कंपाउंड है उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे छोटी सी एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं, पहला लिखा हमने टाइप ऑफ कार्बन चेन, जो कार्बन चेन है वो कैसी है, टाइप ऑफ कार्बन चेन। और दूसरा लिखते हैं यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स, मतलब प्राइमरी सफिक्स उसके लिए हम क्या यूज करेंगे इसके बारे में। ठीक है, जैसे टाइप ऑफ कार्बन चेन, इसमें अगर हम लिख रहे हैं ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको हम सेचुरेटेड बोलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अगर जो कार्बन चेन है वो सेचुरेटेड है, तो सेचुरेटेड होती है ऐसी कंडीशन में हम प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं एन,
एन, ठीक है, ANE। अब देखो सेचुरेटेड के लिए तो हो गया, लेकिन अनसेचुरेशन के लिए हम क्या देखेंगे? अनसेचुरेटेड हो सकता है डबल बॉन्ड के कारण, अनसेचुरेशन आ सकता है ट्रिपल बॉन्ड के कारण। तो हम पहले लिखेंगे अनसेचुरेटेड विथ डबल बॉन्ड, डीबी लिख रहा हूं, डीबी का मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। अनसेचुरेटेड विथ डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड के कारण अगर अनसेचुरेशन आ रहा है तो उसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं इन, ठीक है। और अगर अनसेचुरेशन आ रहा है या अनसेचुरेटेड विथ ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसी कंडीशन में हम सफिक्स यूज करते हैं आइन, ठीक है। ये आपके पास में यहां पे एक छोटी सी टेबल है। अब देखो हमने यहां पे इन वर्ड यूज किए हैं जब डबल बॉन्ड आपके पास में हो, डबल बॉन्ड के कारण अनसेचुरेशन हो। तो जब एक डबल बॉन्ड होता है विथ वन डबल बॉन्ड, देखो यहां पे वन भी लिखना है आपको, वन, ठीक है। यहां पे भी आपको लिखना है वन ट्रिपल बॉन्ड, एक ही ट्रिपल बॉन्ड है या फिर एक ही डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड के कारण इन आएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड के कारण हम यहां पे सफिक्स आइन यूज करेंगे। जैसे इनके लिए अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें, जैसे एल्केन है, एल्किल ग्रुप है आपके पास में, तो एल्केन के साथ में देखो, अगर एल्केन का मतलब क्या है, एल्केन में साथ में देखो एन लग गया है, इसका मतलब जो एल्केन होता है इसमें जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो हम यहाँ पे एल्केन एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो एल्कीन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनको हम एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन। उसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो देखो एल्क के साथ में क्या लगा देंगे? एल्काइन। अब देखो अगर इससे पहले मैंने आपको वर्ड रूट के बारे में बताया था, तो वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन्स के बारे में पता चलता है। अब मान लो अगर आपके पास में 4 कार्बन है और उसके साथ में एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब आपका कंपाउंड है वो सेचुरेटेड है। जैसे हम एग्जांपल लेना चाहें, यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं एक CH3 CH2 CH2। अगर इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ड रूट क्या है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 3, और 3 कार्बन के लिए हमने वर्ड रूट इससे पहले वाली स्लाइड पे देखा था, प्रोप यूज करते हो, PROP। ये आपका वर्ड रूट हो गया प्रोप, प्लस एक भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में, नहीं ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसी कंडीशन में ये सेचुरेटेड है। और सेचुरेटेड के लिए वर्ड रूट के बाद में प्राइमरी सफिक्स हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। इसका मतलब यहां पे प्राइमरी सफिक्स एन आएगा, तो आपका कंपाउंड क्या बन गया? प्रोपेन। इसका मतलब इसे जो हमने कंपाउंड लिया है इसका नाम क्या है? यूपीसी नेम प्रोपेन है, ठीक है। यहां पे अगर एक डबल बॉन्ड है ऐसी कंडीशन में हम इन यूज करते हैं। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे 2 होते हैं, ऐसी कंडीशन में हम उसके पहले डाई का यूज करते हैं। जैसे इन एक के लिए लगता है, अगर 2 डबल बॉन्ड है ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे डाई इन। अगर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे ट्राई इन। इसी तरीके से अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप लिखोगे डाइआइन। अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ट्राइआइन, ठीक है। इस तरीके से आप टेट्रा यूज कर सकते हो, आगे भी यूज कर सकते हो, जितने आपके पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उस तरीके से। तो यहां पे हमने प्राइमरी सफिक्स के बारे में पढ़ा है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? तो हमने यहाँ पे वर्ड रूट के बारे में पढ़ लिया। प्राइमरी सफिक्स में एन, इन या फिर आइन का यूज किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर हमारा कंपाउंड सेचुरेटेड है। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। तो किसी भी कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स का यूज तब किया जाता है जब उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप की नेचर को बताने के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स में जैसे COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है किसी कंपाउंड के साथ में, जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे CH3 CH2 COOH। इसका जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो वो होता है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसमें देखो आप देख सकते हो, सॉरी, यहां पे जो प्रोप है ये तो क्या है? वर्ड रूट। एन देखो प्रोपेन, ठीक है। तो एन क्या है यहां पे? प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। और जो ओइक एसिड है ये क्या है? सेकेंडरी सफिक्स।
इसका मतलब हमें ओइक एसिड से ये पता चलता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया है उसमें फंक्शनल ग्रुप COOH ग्रुप है। इसका मतलब किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के बारे में सेकेंडरी सफिक्स के द्वारा हमें पता चलता है। ठीक है, आपके सामने एक टेबल आई होगी आई थिंक, ठीक है, तो आप टेबल में देख सकते हो सबसे पहले उसमें एक क्लास लिखी हुई है जिसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हैं आपको, जैसे COOH है सबसे पहले, उसके बाद में SO3 ग्रुप है, SO3H है, उसके बाद में एनहाइड्राइड है, और इनके साथ में आगे नेम दिए गए हैं उनके, और उसके आगे सफिक्स दिए गए हैं, और उसके बाद में प्रीफिक्स दिए गए हैं आपको। ठीक है, इसमें टोटल 12 फंक्शनल ग्रुप आपके पास में प्रेजेंट है। इनके सफिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और इनके प्रीफिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ये जो प्रीफिक्स है यहाँ पे, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ठीक है, ये कौन से प्रीफिक्स है आपके? सेकेंडरी प्रीफिक्स है, क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स अलग चीज होती है। ठीक है, तो आपको इस टेबल के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपको ये टेबल दी गई है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इनकी सीनियोरिटी का। अगर हम बात करें कि सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो वो होता है COOH, उसके बाद में सल्फोनिक एसिड होता है, उसके बाद में एनहाइड्राइड होता है, उसके बाद में जो 4 नंबर पे है ये एस्टर होता है। ठीक है, बाद में एल्किल हैलाइड होता है। इस तरीके से यहाँ पे एल्केनोइल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड नहीं, एल्केनोइल हैलाइड है। उसके बाद में एमाइड आ गया, उसके बाद में साइनाइड होता है, उसके बाद में एल्डिहाइड होता है, फिर कीटोन होता है, फिर एल्कोहल होता है, फिर थायो एल्कोहल होता है, और फिर एमीन होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे 12 फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, और इनके साथ में इनके आगे इनके नाम दिए गए हैं, और साथ में इनके सफिक्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इन सफिक्स के बारे में आपको यहाँ से पता होना चाहिए। जैसे COOH के बारे में मैंने आपको अभी बताया है, इसके लिए ओइक सफिक्स यूज करते हैं, और इसका नाम क्या लिया गया है? एल्केनोइक एसिड। अगर ये एल्केनोइक एसिड है, इसको अगर हम कंप्लीट नाम लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए जो COOH लिखा हुआ है इसमें R की वैल्यू क्या है। ठीक है, R की वैल्यू जैसे 2 है, R का मतलब 2 कार्बन का कोई एल्किल ग्रुप है, तो 2 कार्बन तो वो हो गए, और COOH का 1 कार्बन ये हो गया, इसका मतलब टोटल 3 कार्बन हो गए। और 3 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या यूज करते हैं? वर्ड रूट प्रोप यूज करते हैं। तो प्रोप फिर आ जाएगा N, तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एल्केनोइक एसिड लिखा हुआ है, जो जनरल नेम है इनके। इसके बाद में जो सल्फोनिक एसिड है उसके लिए हम सफिक्स सल्फोनिक एसिड यूज करते हैं। फिर एनहाइड्राइड है, उसके लिए ओइक एनहाइड्राइड यूज करते हैं। उसके बाद में एस्टर है, उसके लिए OH सफिक्स यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, फिर आता है ऑयल हैलाइड है आपका सफिक्स। एमाइड के लिए हम एमाइड ही यूज करते हैं सफिक्स। उसके बाद में साइनाइड के लिए हम नाइट्राइल सफिक्स यूज करते हैं। फिर एल्डिहाइड आता है, उसके लिए एल सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। फिर उसके नीचे 9 नंबर पे आता है आपके पास में कीटोन, जिसके लिए ऑन सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। फिर एल्कोहल के लिए ओल यूज करते हैं, एसएच के लिए थायोल यूज करते हैं, और NH2 के लिए एमीन सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पे हम इसके लिए डेफिनेशन लिख देते हैं सेकेंडरी सफिक्स के लिए। ठीक है, इससे पहले आपने टेबल के बारे में देख लिया है, अभी मैंने आपको टेबल के बारे में बताया है, उससे आपको सेकेंडरी सफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड या यूज आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स, द प्राइमरी सफिक्स टू indicate the nature of functional group, the nature of functional group in organic compound। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की नेचर को बताने के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं। अब हम यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं साथ में। ठीक है, जैसे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH।
आप यहाँ पे दे सकते हो, हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया, देखो R C डबल बॉन्ड OH, इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग की वैसे जरूरी नहीं है आपको, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है यहाँ पे। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन की एक रूट चेन आपके पास में बन रही है, और इस रूट चेन के लिए वर्ल्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 है, ऐसी कंडीशन में वर्ल्ड रूट होता है आपका, वर्ल्ड रूट ब्यूट होते हैं जब 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो आपका पूरा कंपाउंड सैचुरेटेड है। आप इससे डबल बॉन्ड को मत देखना, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। हमने क्या बोला था, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड तब देखा जाता है जब कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाता है। जैसे अगर कार्बन कार्बन के बीच में आप देख सकते हो ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसे कंडीशन में पूरा का पूरा कंपाउंड आपका सैचुरेटेड है। और सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए जो प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स होता है, वो यूज किया जाता है एन। इसके बाद में जो C डबल बॉन्ड OH क्या है आपका, एल्डिहाइड है, उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है आपका एल, ठीक है। तो देखो ब्यूट प्लस एन प्लस एल, ब्यूट प्लस एन प्लस एल, दैट इज ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल। तो ये आपका पास में क्या हो गया, ब्यूटेनेल, इसका IUPAC नेम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इससे जस्ट नेक्स्ट क्लास में हम प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद में हम जितने भी कंपाउंड्स हैं जैसे एल्केन्स के एल्कीन या फिर एल्काइन, इनके नोमेनक्लेचर, या फिर अगर किसी भी तरीके का कोई भी फंक्शनल ग्रुप उसके साथ में जुड़ा हुआ है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में, तो उनके नोमेनक्लेचर किस तरीके से डेराइव किए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।